फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का है, जो 26 तारीख को एग्ज़ाम है बायोलॉजी का। तो उसके लिए हम 2 और 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है, जो कि आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो खुद से भी बना के क्या लिख लेंगे। तो देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या है, ये सब क्वेश्चन जो भी है 2-3 नंबर में आता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया पर टिप्पणी दीजिए। देखिए इस प्रकार आएगा, मलेरिया पर टिप्पणी दीजिए, या फिर मलेरिया रोग का कारण, या फिर कुछ भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। देखिए मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा मच्छर के काटने से होता है। जो एनाफिलीज नाम का मच्छर है, वो मादा मच्छर है, उसी के काटने से होता है। यह मच्छर गंदे और दूषित पानी में पनपते हैं जो उड़कर हम तक पहुंचते हैं। देखिए ये जो मच्छर होते हैं गंदे पानी में, दूषित जल में, दूषित कूड़े कचड़ों में, यही सब पनपते हैं और वहाँ पे पनप के फिर हमारे बॉडी पे आकर बैठते हैं। तो उन्हीं से क्या हमें मलेरिया हो जाता है। डेंगू के मच्छर का काटने का समय जहां सूर्यास्त से पहले है। देखिए डेंगू मच्छर जो होता है वो क्या सूर्यास्त से पहले काटता है, तब हमें डेंगू होता है, तब इफेक्ट करता है डेंगू का। और वही मलेरिया फैलने वाला मच्छर सूर्यास्त के बाद काटता है। देखिए डेंगू जो होता है सूर्यास्त से पहले काटता है तो हमें डेंगू होता है, और ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये सूर्यास्त के बाद काटता है, तब हमें मलेरिया होता है। इन्हीं सब चीज़ों के प्रति सचेत रहने और खुद को इस रोग से बचाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व भर में मलेरिया दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका ये कैसे, इसके लक्षण क्या क्या हैं, किस प्रकार पकड़ सकते हैं कि मलेरिया है किसी को भी। तो देखिए हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है यानी उल्टी जैसा लगने लगता है, आँख की पुतलियाँ जो होती हैं पीला हो जाता है, और अचानक से गर्मी होने लगता है, और तुरंत क्या होता है ठंडा लगने लगता है। तो यही सब क्या है मलेरिया के लक्षण हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बस ध्यान से सुनते रहिएगा, आधा से ज़्यादा तो आप ऐसे ही खुद बना करके लिख लेंगे। देखिए कैंसर क्या है। देखिए कैंसर आपके शरीर में मौजूद कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। कोशिका आपके शरीर में मौजूद छोटी इमारतें हैं। देखिए क्या कह रहा है, कैंसर आपके शरीर में मौजूद कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। देखिए जो हमारे शरीर में जो कोशिका होता है उसकी वृद्धि क्या अनियंत्रित प्रकार से होती है। कोशिकाएं आपके शरीर में मौजूद छोटी इमारतें हैं। कोशिकाएं अपने काम में विशेषज्ञ होती हैं। देखिए कोशिकाओं का जो हमारे बॉडी में कार्य होता है बहुत ही विशेष काम होता है। कोशिकाओं का हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। देखिए जब कैंसर होता है ना, तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, और जब इन्हें रुकना चाहिए तो कई गुना बढ़ जाती हैं। देखिए कैंसर में जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, इसे रुकना चाहिए, लेकिन क्या होता है कैंसर में कोशिकाएं जो होती हैं और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, तो कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिका वाले नियमों का पालन नहीं करती हैं। देखिए जब हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहने पर जो कोशिका जिस तरह से काम करता है, तो वो कैंसर होने के बाद उस तरह से कोशिका नहीं कार्य करता है।
वह स्थान जहाँ कैंसर सबसे पहले शुरू होता है। देखिए सबसे पहले कैंसर कहाँ शुरू होता है, तो उसे प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है। देखिए सबसे पहले जो कैंसर शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। उदाहरण के लिए ओस्टियोसार्कोमा जो कि हड्डी में शुरू होकर फेफड़ों में फैल जाता है। देखिए जो ये ओस्टियोसार्कोमा ये कैंसर है, ये सबसे पहले क्या हड्डी में शुरू होता है और फिर फेफड़ों में फैल जाता है। आगे उसे मेटास्टेसिस ओस्टियोसार्कोमा कहा जाता है। देखिए जो हड्डी में शुरू होता है और फिर फेफड़ों में फैल जाता है उसे मेटास्टेसिस ओस्टियोसार्कोमा कहते हैं, न कि फेफड़ों का कैंसर। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं कि फेफड़ा में कैंसर हो गइल बा, तो इसे फेफड़ों में कैंसर नहीं कहते हैं, इसे मेटास्टेसिस ओस्टियोसार्कोमा कहा जाता है। तो आइए तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तप्त यानी हॉटस्पॉट क्या है। भारत के किन्हीं दो हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि हॉटस्पॉट क्या है, या फिर ये भी आ सकता है जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशा है। तो देखिए क्वेश्चन किसी टाइप का भी आए, लेकिन जहाँ हॉटस्पॉट्स या तप्त स्थल क्वेश्चन के साथ लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, तप्त स्थल हॉटस्पॉट्स ही है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या है, यहाँ जैव विविधता दे दिया है, तो कुछ लोग देख के घबरा जाते हैं कि तप्त स्थल हॉटस्पॉट होता है तो जैव विविधता कहाँ से दे दिया। तो सब एक ही होता है, बस ध्यान दीजिएगा जहाँ तप्त स्थल और हॉटस्पॉट्स आ जाए वहाँ यही आंसर लिखना है। तो देखिए आंसर देखते हैं। ऐसे स्थान समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, यानी ऐसे स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। अधिक तो पाई जाती हैं प्रजातियां उनकी, लेकिन उनके अस्तित्व पर क्या संकट बना रहता है, उनके जीवन पर संकट बना रहता है, जिसे जैव विविधता या हॉटस्पॉट्स कहते हैं। आगे देखिए जैव विविधता के विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम इस तप्त स्थल को पहचाना और अधिकांश तप्त स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगली क्षेत्रों में स्थित है। ये जो अधिकांश जो तप्त स्थल है यहाँ ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और जंगली क्षेत्रों में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ी वहीं पर ये सब स्थित होते हैं। विश्व की जैव विविधता में 60 से 70 जातियां शामिल हैं, यानी पूरे विश्व भर की जो जैव विविधता है उसमें 60 से 70% जातियां शामिल है। किसका, हॉटस्पॉट्स का। संसार में 36 हॉटस्पॉट्स हैं। देखिए पूरे विश्व में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, 36 हॉटस्पॉट्स हैं। जैसे इसमें आप लोगों को हॉटस्पॉट्स का नाम पूछेगा तो बस 2 ही पूछेगा, तो देखिए पहला लिख देंगे हिमालय और दूसरा क्या, पश्चिमी घाट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। तो आइए देखते हैं दोहरा निषेचन क्या है। देखिए इतना बड़ा तो हम लिखवाए, देखने में तो भले ही बड़ा है, लेकिन बताइए 2-3 नंबर का आएगा। अगर 2 या 3 नंबर में इतना भी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए पूरा नंबर कैसे मिलेगा आप लोगों को। तो ध्यान से सुनिएगा, कह ही रहे हैं कि आधा ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिए पुष्पीय पौधों की पराग नलिका में प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। देखिए पुष्पीय पौधों में जो पराग नलिका होते हैं उसमें प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके द्विगुणित 2x जाइगोट यानी युग्मक बनाता है, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र से क्रिया करके त्रिगुणित यानी 3x केंद्रक बनाता है। देखिए एक नर युग्मक जो द्विगुणित
इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके द्विगुणित यानी क्या युग्मक 2x बनाता है और दूसरा युग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक से क्रिया करके 3x केंद्रक बनाता है, जिनके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया में दोनों ही नर युग्मक भाग लेते हैं। देखिए जो ये दोनों, एक तो युग्मक बना रहा है, मादा जो है युग्मक बना रहा है और नर जो है क्या केंद्रक बना रहा है, तो उसी को कह रहा है इस प्रकार निषेचन की क्रिया में दोनों ही नर युग्मक भाग लेते हैं, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन की खोज नवाश्चिन ने की थी। ध्यान से देखिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, खोज किसने की थी ये पूछेगा कि दोहरा निषेचन का खोज कौन किया था, नवाश्चिन ने की थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सत्य फल यानी देखिए सत्य फल को असली फल भी कहता है, पूछ देगा कि असली फल किसे कहते हैं या फिर सत्य फल भी पूछ लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सत्य फल को ही क्या असली फल कहते हैं और आभासी फल को क्या नकली फल कहते हैं। तो ऐसे भी दे देगा, आप लोग को अंतर भी दे देगा पूछने के लिए और क्या अलग अलग भी दे देगा पूछने के लिए। तो देखिए किस प्रकार सत्य फल तथा आभासी फल में अंतर लिखिए। देखिए जब फल केवल अंडाशय से विकसित होता है तो इसे सत्य फल कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जब फल किससे अंडाशय से विकसित हो उसे सत्य फल कहते हैं, परंतु जब ये अंडाशय के अतिरिक्त कुछ अन्य पुष्पीय भागों से विकसित हो, यानी अंडाशय के अतिरिक्त जो पुष्पीय भाग हैं उससे अगर विकसित होगा तो ये क्या होगा, असत्य फल होगा। इसे ही क्या असत्य फल कहते हैं। तो देखिए सत्य फल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आम है, कीवी, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि, ये सब क्या है सत्य फल है। और देखिए असत्य फल काजू, सेब, लौकी, ककड़ी आदि असत्य फल है। देखिए आगे, देखिए टीकाकरण क्या है। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षा हेतु टीके लगाए जाते हैं। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको टीका लगाया जाता है, तो वही कह रहा है कि बच्चों के शरीर में वो क्या जो टीका होता है वो रोग से क्या प्रतिरक्षा प्रदान करना है, लड़ने की क्षमता देखता है बच्चों को। तो वही है, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षा हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। वो टीका जो होता है बच्चों को क्या शक्ति प्रदान करता है रोगों से लड़ने का। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियां की रोकथाम होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए सबसे पहले अनिषेक फल किसे कहते हैं, तो देखिए जिस फल में बीज नहीं होता है उसे क्या अनिषेक फल कहते हैं। जिस फल में बीज नहीं होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। तो देखिए वे फल हैं, ये वे फल हैं जो आमतौर पर बिना बीज के होते हैं। अभी हम आप लोगों को बताए हैं जिसमें क्या बीज न पाया जाए उसे क्या अनिषेक फल कहते हैं, और बिना निषेचन के विकसित होते हैं। देखिए अनिषेक फल बिना निषेचन के ही विकसित होते हैं, उनमें क्या निषेचन नहीं होता है। सेब एक अनिषेक फलन नहीं है। देखिए सेब क्या है, सेब अनिषेक फल नहीं है, वो भी हालांकि वो भी बिना निषेचन के ही विकसित होता है, लेकिन वो क्या है अनिषेक फल नहीं है, क्योंकि यह सेब के पेड़ के फूलों के हिस्सों से विकसित होता है। देखिए सेब का जो पेड़ होता है, जाहिर सी बात है कि जब पेड़ में फूल आएगा तो फूल से ही फल देगा। तो वही कह रहा है कि जो सेब का पेड़ होता है उसमें सबसे पहले जो फूल आता है
तो वो क्या फूलों के हिस्सों से ही, आखिर फूल होगा उसके बाद ही तो फल होगा, तो फूलों के हिस्सों से ही क्या सेब विकसित होता है, इसीलिए उसे क्या अनिषेक फल नहीं कहा जा सकता है। देखिए अनिषेक फलन मधुमक्खियों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता। एक बीजांड बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, एक बीजांड बीज में, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता का। देखिए ऐसे ही पता चल रहा है, बहुभ्रूणता यानी बहुत सारे भ्रूण, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता, यानी बहुत सारे भ्रूण हो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने 1791 में संतरे के बीज में कराई थी। ये जो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक जो है ये क्या 1791 में संतरे के बीज में ये करवाए थे क्या बहुभ्रूणता। तो देखिए एग्जाम्पल कौन कौन है बहुभ्रूणता का, सिट्रस निकोटियाना, ये क्या एग्जाम्पल है इनके। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए, लेकिन समझ में तो आएगा ही, ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा, साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आवर्त चक्र क्या है, तो देखिए आवर्त चक्र देखते हैं क्या है। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब 2-3 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होती है। तो देखिए मादाओं में जो क्या है हर 28 दिन पे जो क्या है अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। देखिए जिसे इसका इंग्लिश में क्या नाम है, मान के चलिए इसे पीरियड्स भी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि मासिक चक्र या ऋतुस्राव या क्या आवर्त चक्र भी कहते हैं, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12-13 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाती है। देखिए ये जो आवर्त चक्र है, ऋतुस्राव है, ये क्या अक्सर आप लोग देखेंगे अब 12 साल के बच्चों से शुरू हो जाता है और ये क्या 18 साल तक के बच्चों तक में शुरू होता रहता है। किसी का 12 में होता है, किसी का 15 में होता है, किसी का 18 वर्ष में होता है, तो किसी किसी का लेट भी ऋतुस्राव होता है। तथा यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। देखिए यह चक्र जो होता है क्या अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। जब ये चला जाता है आवर्त चक्र चला जाता है तो क्या ये हमारा जो ओवरी होता है वो गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। देखिए कौन कौन सा हार्मोन करता है इसका नियमन। पहला देखिए LH हार्मोन है और दूसरा FSH हार्मोन है। तो देखिए ये जो हार्मोन है इसको 1 नंबर में भी ऑप्शनल में भी पूछ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा LH हार्मोन भी हो सकता है और FSH हार्मोन्स भी, ये दोनों हार्मोन्स हैं। अगला क्वेश्चन IVF तकनीकी, यानी देखिए IVF तकनीकी परख नली शिशु और पात्र निषेचन क्या है, तीनों एक ही है। हो सकता है एग्जाम में IVF न देकर परख नली दे दे, या फिर परख नली न देकर पात्र निषेचन दे दे, पात्र निषेचन न देकर IVF तकनीकी भी दे सकता है। तो इस पर क्या टिप्पणी देगा आप लोगों को लिखने के लिए, या फिर पूछेगा इससे क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है, ये जो पात्र निषेचन ये जो तकनीक है ये उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है
जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है। देखिए जैसे कोई स्त्री होती है, निषेचन तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या उनका बच्चा जो है पेट में नहीं ठहरता है, 2 महीने 4 महीने पर क्या खराब हो जाता है, बच्चा ठहरता ही नहीं है। तो उसी को कह रहा है, जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या सक्रिय अंडाणु पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है। देखिए क्या कह रहा है, या तो उनके महिला में भी कमी हो सकती है और पुरुष के क्या वीर्य में भी कमी हो सकता है। उनमें हो सकता है कि उनका वीर्य जो शुक्राणु हो वो कमज़ोर हो सकता है या फिर उनकी संख्या कम हो सकती है। लेकिन उनमें जान लीजिए क्या होता है, वीर्य में 10 लाख शुक्राणु एक बार में बनता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है इस क्वेश्चन को भी। इस तकनीकी में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु में मादा के शरीर में बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। देखिए इसको क्या कह रहा है, जो जब नहीं ठहरता है बच्चा पेट में तो क्या कहते हैं, स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु दोनों ले करके एक टेम्परेचर पर उसको क्या दोनों को एक में मिला के एक टेम्परेचर पर परख नली में रख देते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद जब देखते हैं दोनों अपने में रिएक्शन कर लिया, यानी युग्मक बना लिया, निषेचन कर लिया, तो उसको क्या करेंगे, परख नली के द्वारा उस महिला के गर्भ में ले जाके रख देंगे, महिला के ओवरी में ले जा करके रख देंगे। तो उसी को कहा है क्या, पुरुष या दाता के शुक्राणु में मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में। देखिए प्रयोगशाला में जो अभी हम आप लोग को बताए हैं कि दोनों को एक में मिला करके एक टेम्परेचर पे रख देंगे परख नली में, कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है, यानी एक टेम्परेचर पे रख करके उसको बाहर परख नली में उसको निषेचित कराया जाता है अंडाणु और शुक्राणु को। इसमें कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए जो कोशिकीय भ्रूण होता है यानी जो गर्भ होता है, जो ओवरी होता है, उसमें फाइलोपियन नलिका के द्वारा फाइलोपियन नलिका के द्वारा उसको ले जाके क्या उसमें मादा के गर्भ में उसको रख दिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पात्रे निषेचन। तो फिर से हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।